सो वेलकम टू टुडेज क्लास। सो कल हमने डिस्कस किया था टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने सबसे पहले तो देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कुछ अजम्पशंस मानी थी। कौन कौन सी अजम्पशंस थी? उन्होंने क्या माना था कि मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड क्या है? कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट। आयनिक, आयनिक मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अगर मेटल पे पॉजिटिव, लिगेंड पे नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लिगेंड्स अपने आप को अरेंज क्यों करते हैं किसी ज्योमेट्री में, सो दैट उनकी रिपल्शंस क्या हो जाए? मिनिमम। क्लियर है बच्चे? सो अजम्पशंस के बाद हमने देखा सारी की सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि डी ऑर्बिटल के साथ क्या होता है जब लिगेंड्स आते हैं। नॉर्मली हमने देखा कि मेटल के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जब लिगेंड नहीं होता तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम, जिसको बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। जैसे ही लिगेंड आता है तभी ये पांचों जो हैं स्प्लिट हो जाते हैं टू लेवल्स में। एक T2G लेवल जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक EG लेवल जिसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी। ये स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर? अब ये स्प्लिटिंग होती क्यों है? क्योंकि इन पांचों ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट डिफरेंट है। dx² y² एंड dz² में जो लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस है, dxy dyz एंड dzx में लोब्स क्या है? अलोंग द एक्सिस नहीं है, साइड्स पे हैं। एंड जो लीगेंड आता है, लीगेंड कहाँ से आता है? हमेशा अलोंग द एक्सिस। जब लीगेंड आता है तो उनमें क्या हो जाती है? रिपल्शन। इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा है, इन तीनों में रिपल्शन क्या है? कम। इसी वजह से इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी, इन तीनों की एनर्जी क्या हो चुकी है? कम। सो ये देख सकते हो आप, EG एंड T2G दो सेट्स बन जाएंगे। जो इन दोनों सेट्स में एनर्जी डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये पूरी स्प्लिटिंग हमने डिस्कस की है फॉर द ऑक्टाहेड्रल फील्ड यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हमने देखा कि अगर सेंटर वाली लाइन जिसको बेरी सेंटर बोलते हैं, अगर उसकी एनर्जी 0 है तो ऊपर वाला 0.6 ऊपर हो जाता है +0.6 डेल्टा ओ, एंड नीचे वाला नीचे हो जाता है -0.4 डेल्टा ओ। इट मीन्स टोटल एनर्जी ओवरऑल हमारी सेम रहती है। तो ये हमने सारा कल डिस्कस किया था। एंड इसके साथ साथ हमने देखा था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें लीगेंड्स को अरेंज किया गया था इन द ऑर्डर की पहले वीक वाले फिर स्ट्रॉन्ग वाले। उसके लिए हमने एक ट्रिक याद की थी, आई ब्रिज से स्कूल चला फिर ऑफिस कंटीन हुआ, नया नया इंजीनियर नौकरी करने कंपनी गया। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जरूरी नहीं कि पूरी सीरीज याद करनी है, अगर मेरे बताए हुए वीक एंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स याद है देन ऑल्सो इट इज इनफ। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन डिटेल। एक्चुअली इसमें क्या है वीक एंड स्ट्रॉन्ग के बारे में पहले आपको मैं एक आइडिया दे देती हूँ वीक एंड स्ट्रॉन्ग में होता क्या है, ठीक है जी। सो जैसे कि हमारे पास ना दो लेवल्स हैं अभी, कौन कौन से टू सेट्स हैं हमारे पास? T2G एंड EG, T2G एंड ये दो सेट्स हैं, यही दो सेट्स है ना, ठीक है। ये दोनों सेट्स जो हैं हमारे पास, मान लीजिए दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक वीक फील्ड एक क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि यहाँ पर हमारे पास वीक लिगेंड है यानी कि वीक फील्ड है, एंड इधर वाली साइड में कौन सा लिख रही हूं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है जी। अब होएगा क्या? T2G एंड EG में स्प्लिटिंग है, वीक का काम है स्प्लिटिंग करना एंड स्ट्रॉन्ग का काम भी स्प्लिटिंग करना है, बट वीक के केस में स्प्लिटिंग होगी कम, बट एंड स्ट्रॉन्ग के केस में स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा। मैंने विजिबली भी ड्रॉ किया है कि वीक के केस में मैंने स्प्लिटिंग कम दिखाई है, स्ट्रॉन्ग के केस में मैंने स्प्लिटिंग क्या दिखाई है? ज्यादा दिखाई है। समझ में आ गया बच्चे? वीक है क्योंकि इसीलिए वो कम स्प्लिटिंग करता है, स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों में आप क्या करो? इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश करो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम भरते हैं D1, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वीक फील्ड में क्या होगा एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा। मैं सेंटर में लाइन लगा देती हूं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पहले हम भरते हैं D1, D1 के केस में वीक फील्ड में क्या होगा? कहां जाएगा सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन? वीक के केस में T2G में यही जाएगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2G1 EG0। क्या बनेगी? T2G1 EG0। समझ में आ गया? अब D2 में देखो दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कहां जाएगा? इधर ही जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2G2 EG0। D3 का केस देख लीजिए, क्या बनेगी? तीन इलेक्ट्रॉन चले गए, T2G3 EG।
समझ में आ गया? अभी सिर्फ 3 ही भरे हैं, सेम 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इधर कीजिए। अब क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में? D1 क्या बनेगी कन्फिग्रेशन? T2G1 Eg0। D2 के केस में क्या बनेगी? T2G2 Eg, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे बात तीसरे की, क्या बनेगी कन्फिग्रेशन? T2G3 Eg0। तो आपको क्या समझ में आया कि इन तीनों में तो दोनों तरफ ही कन्फिग्रेशन इक्वल है। अगर ये T2G1 Eg0 है, ये भी T2G1 Eg0 है, उधर T2G2 इधर भी T2G2, उधर T2G3 इधर भी T2G3, यानी कि कुछ चेंज ही नहीं आया। चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा इन द कन्फिग्रेशन ऑफ D4। अब फिर से मैं वही इधर वाली साइड लिख रही हूँ वीक फील्ड, एंड इधर वाली साइड कौन सा लिख रही हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में क्या है? स्प्लिटिंग कम या ज्यादा? कम। तो T2G और Eg में स्प्लिटिंग कम है, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G एंड Eg में स्प्लिटिंग क्या है? ज्यादा। समझ में आ गया? अब D4 की फिलिंग कीजिए। 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए। नाउ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन हैज द ऑप्शन कि इधर वो Eg में जा सकता है, ऊपर जंप करके जाएगा, या नीचे ही रुक जाएगा। अब आप खुद सोचिए, डिस्टेंस कम है, तो व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन? कम डिस्टेंस में वो ऊपर जाएगा या नीचे ही थक के बैठ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना इजी है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऊपर Eg में चला जाएगा। यानी कि D4 के केस में कन्फिग्रेशन क्या बन रही है? T2G3 Eg1। क्या बन रही है? T2G3 Eg। बट यहां स्ट्रॉन्ग केस में D4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो नीचे ही जाएंगे T2G में, बट अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब ना तो डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इतनी बड़ी माउंटेन क्रॉस करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। तो वो क्या करेगा? थक के यहीं पर बैठ जाएगा, बिकॉज वो जाना ही नहीं चाहता अभी ऊपर, बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो वो कहता है अगर इधर स्पेस है मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग के केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? T2G4 Eg0। समझ में आ गया? हमें ये पता चला कि वीक के केस में ये जो स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ, दिस इज लेस। क्या है? डेल्टा ओ लेस। बट स्ट्रॉन्ग के केस में दिस स्प्लिटिंग यानी कि डेल्टा ओ क्या है? लार्ज। क्या है? डेल्टा ओ। समझ में आ गया? तो इसीलिए वीक के केस में कन्फिग्रेशन बनी T2G3 Eg1, एंड स्ट्रॉन्ग के केस में क्या बनेगी? T2G4 Eg0। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है रिगार्डिंग दिस, कि हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं D5 का देखूं, हाँ जी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वेयर विल द 5th इलेक्ट्रॉन गो? Eg में। कहां जाएगा 5th? Eg में जाएगा। जब Eg में जाएगा, क्योंकि ऊपर जंप करके जाएगा, तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? T2G3 Eg2। क्या बनेगी कन्फिग्रेशन हमारे पास? T2G3 Eg2। समझ में आ गया बच्चे? यही बनेगी ना T2G3 Eg2। मैं एक बार सही तरीके से लिख देती हूँ। D5 के केस में T2G3 Eg2। अब मुझे इधर बताइए आप सोच के कि 5वां इलेक्ट्रॉन जो है, यस, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे ही बैठ जाएगा? 4 तो हमने नीचे ही बैठेगा, क्योंकि क्यों नीचे ही फिल होगा? बिकॉज स्पेस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर ये नीचे ही बैठ गया, देन व्हाट विल बी द कन्फिग्रेशन? क्या बनेगी? T2G कितना बन गया? 5। Eg कितना बन गया? 0। समझ में आ गया? सिमिलरली वी कैन ट्राई इट फॉर D6। D6 के लिए ट्राई करके देख लेते हैं हम। D6 6 इलेक्ट्रॉन, 5 की फिलिंग हो चुकी है, 6 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? T2G भी अभी हाफ फिल्ड हो चुका है Eg, अब 6 इलेक्ट्रॉन कहां आएगा वापस? T2G में, क्योंकि अब वे Eg भी हमारा एक बार सिंगली फिल्ड हो चुका है, एंड हमने हंस रूल में पढ़ा है कि पहले सिंगली फिल्ड फिर पेयरिंग करनी है। और उधर तो पर डिस्टेंस ज्यादा था, उधर हंस रूल नहीं लगेगा। ठीक है, वो अलग तरीके से लगता है, हंस रूल तो लगता ही है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा की वजह से वो नीचे ही बैठ जाता है। ठीक है जी, सब Eg फिल हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहां गया? T2G में। व्हाट विल बी द कन्फिग्रेशन नाउ? T2G कितना बन गया? बोलिए 4। Eg कितना बना? 2। क्लियर है बच्चे? अब D6 इस केस में देख लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4 5 इलेक्ट्रॉन तो फिल ही थे, 6 वाला है जो कहां जाएगा अभी? 6 इलेक्ट्रॉन T2G में। अगर 6 इधर आएगा तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? T2G6 Eg0। T2G6 Eg0। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अभी हमारे पास D7। हाँ जी 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया ना, तो 7th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 7th इलेक्ट्रॉन अगेन T2G यहीं आएगा, तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? बोलिए
T2G5, EG कितना है अभी भी 2। ठीक है बच्चे, इधर वाले केस में देखेंगे D7, हाँ जी 7th इलेक्ट्रॉन, अभी तो T2G तो फुल हो चुका है, कहाँ जाएगा अभी 7th इलेक्ट्रॉन, EG में, तो क्या बन जाएगी T2G6 EG1, इतना बन गया। तो यहां तक हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो डिफरेंट आ रही थी, D4 में, 5 में, 6 में, 7 में। बट अगर इफ आई गो बैक टू D8, अब मैं D8 का लिख रही हूं, हमने कर लिया ना D7 तक तो सारा, D8 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कहां जाएंगे पहले 1 2 3 4th एंड 5th ऊपर चला गया, 6 7 8 यही होएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी T2G6 EG2 यही बनेगी। सिमिलरली आप D8 इसमें करिए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले तो नीचे ही बैठ जाएंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 नीचे बैठ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे 7 एंड 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी T2G6 EG2, सेम कॉन्फ़िगरेशन वीक एंड स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं D9 के केस में जाऊं, इफ आई मूव टू द केस ऑफ D9, 9th इलेक्ट्रॉन 8 फिल कर लिए, 9th इलेक्ट्रॉन के लिए जगह कहाँ है, EG में ही है, T2G तो फुल ही हो चुका है, तो EG में जाएगा अभी 9th इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा हमारे पास T2G6 EG3। इधर D9 में क्या बनेगा हमारे पास अगेन T2G6 EG3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी EG में चला जाएगा। क्लियर है बच्चे। एंड लास्ट इफ वी वॉच D10, तो 10th इलेक्ट्रॉन EG में ही जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी T2G6 EG4। सिमिलरली इसमें भी D10 में हमारे पास क्या बनेगी T2G6 EG4। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास वीक एंड स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस तो आता है कॉन्फ़िगरेशन में, बट ओनली इन दीज केसेस D4, D5, D6, D7, and these all cases are very very important। ये समझ लीजिए कि ये वाली जो स्लाइड है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, आपसे पूछा जाता है कि वीक फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी। जैसे कि आपको ये गिवन होगा कि हाँ जी इसकी जो डेल्टा नॉट है दैट इज लेस, किससे लेस, यहां पर लिखा होगा P होती है पेयरिंग एनर्जी, क्या होती है P, क्योंकि इसकी डेल्टा नॉट कम है, डेल्टा नॉट क्या है वीक की कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है इसका हर बार। ठीक है, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहली T2G3 EG1 बनेगी, बट इसके केस में क्या है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, डेल्टा नॉट पेयरिंग से ज्यादा है, इसलिए पेयरिंग ही होती है इसमें हमेशा। क्लियर। सो अगर वीक की बात करें, आपको बस ये पॉइंट जो है माइंड में रखना है कि इसमें डेल्टा नॉट क्या होगा लेस, क्या होगा डेल्टा नॉट इसमें लेस, वीक के केस में डेल्टा नॉट इज लेस देन P, एंड स्ट्रॉन्ग के केस में डेल्टा नॉट क्या होगा ग्रेटर देन P। समझ में आ गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक में स्प्लिटिंग क्या होगी कम एंड स्ट्रॉन्ग में स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा। वीक में अगर स्प्लिटिंग कम है तो पहले लिगेंड्स 3 तो नीचे ही फिल होंगे, 4th वाला कहां जाएगा ऊपर EG में, बट इधर स्ट्रॉन्ग के केस में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे ही बैठेंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन जाके ऊपर जाएगा। समझ में आ गया बच्चे, इतना क्लियर है। तो ये मेन पॉइंट जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग का था वो हमने देख लिया। अब हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ साथ वो ऐसे लिख लें ऊपर वीक फील्ड एंड इधर वाली साइड क्या लिख ले स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड इनमें डिफरेंस लिख ले। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि वीक फील्ड में जो डेल्टा ओ, व्हाट इज डेल्टा ओ मतलब क्या होती है डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा ओ मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वीक फील्ड में स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या है लार्ज। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसका तो साथ साथ ही बना सकते हैं कि इसमें डिफरेंस स्मॉल है, इसमें डिफरेंस क्या है लार्ज। और अगर इसमें डिफरेंस स्मॉल है दे कॉज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें डिस्टेंस ये था, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल T2G एंड EG में, एंड इसके केस में T2G एंड EG में डिस्टेंस इज लार्ज। अगर डिस्टेंस स्मॉल है, हाई स्पिन का मीनिंग क्या है, अभी D4 की बात करेंगे फिर से, D4 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, किधर जाएंगे मैंने अभी आपको बताया 1 2 3, वीक के केस में 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ऊपर या नीचे EG में, वेरी गुड कहां जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग के केस में 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन कहां रुकेगा नीचे ही, कहां रुकेगा
ऐसे ही होगा ना, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है, वो जंप नहीं कर सकता। सो इसकी वजह से इसकी स्पिन ज्यादा है। स्पिन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने हैं अनपेड, 1 2 3 4, हाई स्पिन। इसमें अनपेड कितने हैं, ओनली 2, सो दे मोस्टली कॉजेस लो स्पिन। स्पिन कम है इसमें, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्पिन क्या है, ज्यादा। क्लियर। सिमिलरली इसमें लेस पेयरिंग है, पेयरिंग होती नहीं, कम होती है। D4 ही आप देख सकते हो, पेयरिंग नहीं हुई। इसमें पेयरिंग पहले ही हो जाती है तो पेयरिंग ज्यादा है, मोर पेयरिंग। इसमें डेल्टा नॉट मैंने पहले ही बताया था, डेल्टा नॉट स्मॉल मतलब डेल्टा नॉट इज लेस देन पी। पी पेयरिंग एनर्जी होती है, इसकी डेल्टा नॉट कम है, इसकी डेल्टा नॉट क्या है, ज्यादा। क्योंकि इसकी डेल्टा नॉट कम है इसी वजह से, और पेयरिंग ज्यादा है इसी वजह से पेयरिंग नहीं होती, इसमें पेयरिंग हो जाती है। क्लियर, क्योंकि इसकी पेयरिंग एनर्जी कम है। बट इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसकी डेल्टा नॉट कम है, इसकी डेल्टा नॉट क्या है, ज्यादा। ये वाला साइन लेस देन का होता है जो एल से पड़ता है, एंड ये वाला साइन ग्रेटर देन का होता है। मोस्टली बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमने देख ही लिया अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें क्या है, लेस अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप D4 लिख के भी सारा रिवाइज कर सकते हो। यूजली पैरामैग्नेटिक, इसमें क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है पैरामैग्नेटिक है। इसमें यूजली क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स हमें पता ही है कौन कौन सी है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर। इसकी एग्जांपल NH3, En, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, CO। ये सारी है वीक फील्ड की एग्जांपल्स। इतना क्लियर है वीक एंड स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैंने यहां पर क्या लिखी हुई है, मैंने अभी आपको लो स्पिन, हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्फिगरेशंस लिखवा दी हैं अभी, यस और नो। हमें अभी अभी लिख ली है ना, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या कन्फिगरेशंस है वही लिखी हुई है। जैसे D4 के केस में ये इधर वाला है लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा हुआ है ये, एंड ये हाई स्पिन है मतलब कौन सा फील्ड है, वीक फील्ड। ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया फोर्थ, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फोर्थ वाला नीचे, फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर स्ट्रॉन्ग में नीचे, एंड इधर फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, सिक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर नीचे, इधर सिक्स वाला। अब देखो पांचों फिल हो चुके तो सिक्स नीचे ही आएगा। किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैडम सिक्स वाला तो फिर नीचे आएगा, डेफिनेटली अगर ऊपर वाला पहले हाफ फिल्ड होगा तो सिक्स वाला पहले नीचे फिलिंग होगी फिर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। सेवंथ वाला, अब यहाँ पर सिक्स पूरे फिल हो चुके तो सेवंथ वाला ऊपर ही जाएगा। अब सेवंथ वाला ऊपर क्यों गया, क्योंकि इधर नीचे जगह ही नहीं है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, एंड इधर भी सेवंथ वाला कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, बिकॉज हमारे पास जगह ही नहीं है नीचे। तो समझ में आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हम पूरी कर चुके हैं, इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, ऑन द स्पॉट करके देखना है। क्लियर है बच्चे। अब क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है तो हम ना इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि D4 के केस में क्या है, T2G3Eg1 क्या है, T2G की एनर्जी क्या होती है, -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6। मतलब ऐसे हम किसी की भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने T2G में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको T2G के इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो -0.4 से, एंड प्लस Eg के इलेक्ट्रॉन जितने हैं 0.6 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी व्हाइट बोर्ड शीट पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, सो इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ T2G में, 3। T2G की एनर्जी कितनी होती है, -0.4, प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। Eg की एनर्जी कितनी होती है, 0.6। आप इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए क्या आंसर आता है, मैं तब तक सारे एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। इसका क्या बनेगा, 3 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, सॉरी -0.4 आएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी T2G की क्या होती है, -0.4। चलिए 1 बाय 1 मुझे अभी सभी का ना एक्सप्रेशन बनवा दीजिए सो दैट आपको पता चल जाए, ठीक है जी। हाँ जी, इसका क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय -0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है जी। अगले वाले का बता दीजिए क्या बनेगा। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, हाँ जी 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, -0.4 प्लस 2 इंटू, ठीक है। अभी मुझे ये कैलकुलेट करके बता दीजिए आपका क्या क्या आंसर आ रहा है सब में, ठीक है जी। पहले वाले में कितना आया,
नेक्स्ट वाले में 0, नेक्स्ट वाले में 0.4, इसमें -0.4 है। हाँ जी, नेक्स्ट वाले में क्या आ रहा है बच्चे आंसर? -0. ठीक है बच्चे, सिमिलरली आप इसका एक्सप्रेशन बना दीजिए। यस बताइए मुझे, फर्स्ट वाले का क्या एक्सप्रेशन बनेगा? CFSC 4 इंटू -0.4 प्लस 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इधर वाले का क्या बनेगा एक्सप्रेशन? 5 इंटू -0.4 प्लस है ही नहीं कुछ तो 0। इस वाले का क्या बनेगा एक्सप्रेशन? यस, कितना? 6 इंटू -0.4, ये ना 0 है बच्चे, प्लस 0। नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा? 6 इंटू -0.4 प्लस ये 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 0.6। ठीक है बच्चे, इसका कितना आंसर बन रहा है? -1.6। इसका कितना बन रहा है नेक्स्ट वाले का? -2। इसका -2.4। इसका क्या बन रहा है? -1.8। एंड ये जो भी हमारी एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, इसके पीछे आप डेल्टा नॉट भी लिख देना, क्योंकि जितनी भी एनर्जी आएगी हमारी ना साथ में डेल्टा नॉट भी हमने लिखना है। ठीक है जी, तो सब में आप साथ में डेल्टा नॉट लिख दीजिए। तो ऐसे हम किसी की भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का क्वेश्चन है ना, ज्यादा कॉम्पिटिटिव में आता है, बट इट कैन केम इन CBSE और ICSE एग्जाम, बिकॉज जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ी जा रहा है। अभी तक तो कॉम्पिटिटिव में तो बार बार पूछते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। इवन जो आपके हायर लेवल एग्जाम्स भी होते हैं ना, BSc MSc के, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता रहेगा इन द फर्दर क्लासेस ऑल्सो। इतना क्लियर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो यहाँ पर हमने ना इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करनी देख ली। ऐसे हम किसी की भी CFSE फाइंड कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि CBSE ICSE के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं है किसी भी एग्जाम में, बट आ सकता है। ठीक है, PSCB के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम D एंड F ब्लॉक में भी कर चुके हैं, व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड? कलर्ड है ही क्यों? ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कलर्ड क्यों है? एक्चुअली में ये कलर क्यों है? क्योंकि T2G एंड एनर्जी EG का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कौन से रीजन में लाई करता है? विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में लाई करता है? इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर T2G एंड EG में मान लीजिए एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाला है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यूनिवर्स में ना बहुत सारी रेडिएशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास IR भी आ जाती है, UV आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाती है, रेडियो वेव्स आ जाती है, गामा रेज, एक्स रेज, सारी की सारी आ जाती हैं। ठीक है, सो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना, हमेशा इस रीजन में से कोई ना कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से अब्सॉर्ब करेगा तो उसका आएगा कलर। क्या आएगा? समझ में आ गया? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रीजन्स में से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे IR वाले जब अब्सॉर्ब करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, UV वाले जब अब्सॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। ये सारा काम आपको हायर लेवल पे है। सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, लोअर लेवल वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, T2G वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है जी, कौन से रीजन से अब्सॉर्ब करता है? हमेशा विजिबल से। विजिबल मतलब विबग्योर, हमारा विजिबल मतलब विबग्योर, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें से कोई ना कोई अब्सॉर्ब करेगा। जब अब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा हायर लेवल पे, चला जाएगा। ठीक है, T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया EG में। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन T2G वाला था एंड ये जंप करके कहाँ चला गया? EG में। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके EG में जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली उसको वापस तो आना ही है। ठीक है जी, या आप इतना याद रखिए कि बस इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके EG में गया, जब वापस आएगा तो हमारी एनर्जी फिर से एमिट करेगा विजिबल में। किस में एमिट करेगा? अब्सॉर्ब भी विजिबल में कर रहा है एंड एमिट में किस में कर रहा है? विजिबल में। समझ में आ गया? जो एमिट करेगा कलर वही आएगा। क्लियर है बच्चे? सो यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि कलर क्यों आता है, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है T2G एंड EG का, वो किस में लाई करता है? विजिबल रीजन में। When white light falls on complex, white light आपको पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ कलर्स, विबग्योर है पूरा। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन जो T2G वाला है वो ऑब्जॉर्ब करके एनर्जी किस में चला जाता है, Eg में, एंड किस रीजन से ऑब्जॉर्ब करता है, जो उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ली वो व्हाइट लाइट से रिमूव हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसने ऑब्जॉर्ब कर ली। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें मिलता है जिसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। अब इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ। क्या मैंने आपको बताया, मैंने ये बताया कि हमारे पास दो लेवल्स हैं, कौन कौन से, T2G एंड Eg। कौन कौन से दो लेवल्स हैं, T2G एंड, जब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ऊपर कौन सी लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट। आपको पता है कि इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स, विबग्योर पूरा ही है। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट से एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब। क्या करेगा ये एनर्जी, अब्सॉर्ब। ये आप सिंपली याद रखिए, इट विल अब्सॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रीजन। कौन से रीजन से अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, चला गया इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके T2G से चला गया Eg लेवल में। ठीक है जी, एंड जब वो Eg से वापस आएगा देन इट विल एमिट कलर। क्या एमिट करेगा, एक एनर्जी एमिट करेगा, जो भी हम एनर्जी एमिट करेगा उसका कलर आएगा। ठीक है जी, एंड कलर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। कौन सा कलर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है हमारे कलर व्हील से हमें पता चलता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर व्हील कैसे ड्रॉ करते हैं हम, विबग्योर ही लिखना है बस आपने, VBGYOR, बस यही लिखना है। अगर तो वायलेट अब्सॉर्ब कर रहा है तो कलर आएगा येलो, रेड अब्सॉर्ब कर रहा है तो कलर कौन सा आएगा, ग्रीन, ऑरेंज अब्सॉर्ब कर रहा है तो कलर कौन सा आएगा, ब्लू, ऑपोजिट कलर आएगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अब आप यहाँ स्लाइड से देख लीजिए, इट विल बी इजी। मैंने आपको क्या बताया, क्यों कलर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि T2G एंड Eg का डिफरेंस कौन से रीजन में लाई कर रहा है, कौन से रीजन में लाई कर रहा है, विजिबल रीजन। कौन से रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है, जब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन विजिबल से लाइट अब्सॉर्ब करके ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली वापस आएगा, तो हमें जो कलर मिलेगा दैट विल बी द कलर। आप सिंपली आप लिख सकते हो कि इट लाइज इन द विजिबल रीजन, इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके ऊपर जाता है Eg, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें मिलता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डी ट्रांजिशन। मैंने आपको डी ब्लॉक में भी वन वर्ड में याद करवाया था कि अगर आपको आ जाए वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड, वन वर्ड में आप क्या लिखोगे, डी ट्रांजिशन। क्या लिखोगे, अब कलर हमें कैसे ऑब्टेन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मैंने अभी आपको कलर व्हील समझाया था ना, दिस इज द कलर व्हील। विबग्योर लिखा हुआ है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, YOR, बस इंडिगो नहीं लिखा, ठीक है, कि वो कलर व्हील में फिट नहीं बैठता। तो ऑपोजिट कलर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कलर ऑब्जॉर्व वायलेट है तो कलर कौन सा हमारे पास आएगा, येलो ग्रीन, ऑपोजिट येलो है ना, तो येलोइश ग्रीन। ब्लू पे कौन सा आएगा, देख लीजिए वहां पर, ऑरेंज। ग्रीन पे कौन सा आएगा, रेड। येलो पे कौन सा आएगा, वायलेट। ऑरेंज पे ब्लू एंड रेड पे ग्रीन, ऑपोजिट कलर। दिस इज व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि जो कलर हमें ऑब्जर्व होएगा, दिखेगा, वो कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज येलो इन कलर, येलो है अगर, तो उसने कौन सी लाइट अब्सॉर्ब की है, कौन से कलर की, वायलेट। अगर वो रेड कलर का है तो उसने कौन सी अब्सॉर्ब की है, ग्रीन। कौन सी अब्सॉर्ब की है, समझ में आ गया बच्चे। सो दिस इज द रीजन व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड। जैसे कि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर में बहुत आती है, TiH2O6 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव में यहां पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, टाइटेनियम के ऊपर X माननी है, एक वाटर पे कितना होता है चार्ज, 0, 6 पे भी 0 इज इक्वल टू +3, कितना आ गया, टाइटेनियम इज +3। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, स्कैंडियम के बाद ही आता है 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Ar18 3d2 4s2, एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की क्या बनेगी, 3d1, कितनी बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन है अभी भी, ये देखिए T2G में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही वो क्या करेगा, लाइट उस पर फॉल होगी, जंप करके कहां चले जाएगा, Eg में, एंड हमें कौन सा कलर दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कौन सा कलर दिखेगा, देखिए Ti3 पॉजिटिव है D1 कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड T2G ऑर्बिटल। ये कौन सी लाइट अब्सॉर्ब करता है, ग्रीन येलो। कौन सी अब्सॉर्ब करता है, मुझे सोच के बताइए, अगर ग्रीन येलो अब्सॉर्ब कर रहा है देन व्हाट विल बी इट्स कलर, इट इज अब्सॉर्बिंग ग्रीन येलो। ग्रीन येलो मतलब कौन सा आएगा,
वायलेट रेड सा, मतलब पर्पल सा कलर आता है, ठीक है। वायलेट रेड सा ही आएगा ना, ग्रीन ग्रीन येलो, मतलब ग्रीन से रेड, वायलेट से येलो से वायलेट, तो इसका पर्पल सा कलर आ जाता है। वायलेट रेड मतलब पर्पल सा कलर आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ईजी में चला गया, सो हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा दिखता है, पर्पल कलर। पर्पल मतलब ग्रीन और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि वायलेट प्लस रेड का कलर। इतना समझ में आया। अब अगर हम लिगेंड्स को चेंज कर दे, देन हम क्या चेंज देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि वाटर से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कौन सा है, NH3। NH3 से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, CN। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, CN। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता जाएगा, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होता गया तो हमारे पास क्या है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी। सो H2O से स्ट्रॉन्ग NH3 है, NH3 से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, CN, ठीक है। यहाँ पर मैंने H2O लगाए हुए हैं 6, यहाँ पर 6 NH3 एंड यहाँ पर 6 क्या लगाए हुए हैं, CN। तो जैसे जैसे इधर जाते गए, इधर जाते जाते क्या हो गया, हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस, स्प्लिटिंग इंक्रीजेस। अब मुझे आप ही बताइए, अगर स्प्लिटिंग बढ़ गई तो एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज। एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज। एनर्जी भी क्या करेगी। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। Hc/λ है। यहां पर एनर्जी एंड लैम्डा का क्या रिलेशन है, इनवर्स। क्या रिलेशन है, ये हम +1 में करते हैं कि एनर्जी एंड लैम्डा का क्या रिलेशन है। अगर हमारा लैम्डा एनर्जी इनवर्स है, तो अगर एनर्जी इंक्रीज की तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या करेगी, तो इधर जाते जाते हमारी लैम्डा इंक्रीज करेगी। लैम्डा इंक्रीज मींस एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज मींस वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। कौन सी वेवलेंथ, अब्सॉर्ब वाली। कौन सी वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज करने का मतलब है, अगर मैं अपने विबग्योर टेबल में देखूं, ये है हमारा विबग्योर वाला कलर VBGYOR। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। किसकी वेवलेंथ होती है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, वेवलेंथ डिक्रीज अब्सॉर्ब वाली, यानी कि इधर वाला जो है हमारा सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा। फिर जाते जाते क्या होगा, वेवलेंथ जो अब्सॉर्ब वाली है वो कम होती जाएगी। समझ में आ गया। एंड कलर तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलना होता है। अगर वायलेट है तो ऑरेंज मिलेगा, रेड से ग्रीन मिलेगा, ब्लू से सॉरी वायलेट से येलो, ब्लू से ऑरेंज एंड ग्रीन से रेड मिलेगा। ऑपोजिट कलर मिलना होता है। समझ में आ गया। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे लीगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, इंक्रीज। स्प्लिटिंग भी क्या करेगी, अगर स्प्लिटिंग इंक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज मींस वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। कौन सी वेवलेंथ, अब्सॉर्ब वाली। एंड सबसे कम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, वायलेट। एंड रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब तक ना हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट फॉर स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं CBSE की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मतलब मेनली टेट्राहेड्रल के बारे में पूछा जाता है। बट क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी ज्योमेट्री का पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द कॉम्पिटिटिव आप स्क्वायर प्लेनर का करोगे, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं तैयारी करनी तो आप सिर्फ टेट्राहेड्रल का भी कर सकते हो। तो वो बच्चे जो नहीं कॉम्पिटिटिव करना चाहते वो स्क्वायर प्लेनर का प्लीज ना नोट डाउन करें। बट अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो स्क्वायर प्लेनर का भी साथ में कर लेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेट्राहेड्रल का कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में बताऊंगी, फिर मैं टेट्राहेड्रल के बारे में बताऊंगी। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है हमारे पास, उसमें स्क्वायर प्लेनर बनेगा कैसे, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है हमारे पास, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। यही होता है, 6 लिगेंड्स लगे होते हैं 6 पोजीशंस पे। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की ये Z वाली एक्सिस रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल की अगर हम कौन सी एक्सिस रिमूव कर दें, Z वाली। सो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द 2 लिगेंड्स प्रेजेंट अलोंग द Z एक्सिस इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो है उसमें से हम क्या रिमूव कर देंगे, सिर्फ Z एक्सिस। क्या रिमूव कर दिया, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास यहाँ पर Z एक्सिस भी थी एंड हमने ये दोनों एक्सिस अगर रिमूव कर दे देन इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गया बच्चे। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग का क्या डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग यही थी। क्या थी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, नीचे क्या होता है T2G, ऊपर क्या होता है EG। T2G में कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। एंड EG में कौन कौन से होते हैं, DX2, Y2 एंड DZ2। यही होते हैं। हमने अब इसमें से कौन सी एक्सिस रिमूव कर दी,
जेड एक्सिस जो सेंटर वाली थी ना वो रिमूव कर दी ना, तो जेड अगर चली ही गई इट मीन जेड विल बी मोर स्टेबल। तो यहां पर देखिए डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, सबसे ज्यादा नीचे। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, डी जेड स्क्वेयर। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम डी जेड स्क्वेयर जो है वो इन दोनों से ऊपर क्यों है, क्यों ऊपर है डी जेड स्क्वेयर? कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को पॉज करके सोचिए कि डी जेड स्क्वेयर डी एक्स वाई एंड वाई जेड से, डी एक्स जेड एंड वाई जेड से ऊपर क्यों है? एनीबडी? जो रीजन इसमें था ना वही रीजन इसमें है। इसमें डी जेड स्क्वेयर ऊपर क्यों है ऑक्टाहेड्रल में? क्यों ऊपर है ऑक्टाहेड्रल में? क्योंकि डायरेक्ट रिपल्शन है। जेड स्क्वेयर यानी कि जेड की शेप ही ऐसी है कि हमारे पास ऐसे करके शेप है जेड की, और लिगेंड भी यहीं से आ रहा है, डायरेक्ट रिपल्शन। तो वो कंसेप्ट यहीं भी तो रहेगा ना, डायरेक्ट रिपल्शन वाला। कि अगर होता तो यहाँ पर डायरेक्ट रिपल्शन होती, तो सेम ही वहां पर हमारा आंसर सेम रहेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नीचे डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है जी, वाई जेड एंड एक्स जेड, फिर डी जेड स्क्वेयर, ठीक है, फिर एक्स वाई एंड सबसे ऊपर कौन है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। बस यही आपको याद करनी है। एंड इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा एस पी। एस पी इज फॉर स्क्वेयर प्लेनर। इतना सा है बस स्क्वेयर प्लेनर। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट जो स्किप किया जाए, बट स्टिल इफ एनीबडी डजंट वांट टू डू इट ही और शी हैव द चॉइस। समझ में आ गया बच्चे स्क्वेयर प्लेनर? तो स्क्वेयर प्लेनर में हमने मेनली इतना देखा कि स्क्वेयर प्लेनर कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल में से कौन सी दो एक्सिस हम रिमूव कर दें, जेड वाली, मतलब प्लस जेड एंड माइनस जेड, ऊपर वाली जेड एंड नीचे वाली जेड रिमूव कर दें। जब जेड चली गई, जब जेड ही चली गई तो हमारे जेड वाले ज्यादा स्टेबल बन जाएंगे। अगर स्टेबल बनेंगे तो नीचे कौन सा आ जाएगा, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डी जेड स्क्वेयर, एंड उसके ऊपर डी एक्स वाई, एंड सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इतना समझ में आ गया बच्चे? सो ये जो स्क्वायर प्लेन में स्प्लिटिंग है ना, ये देखिए अगर आप कंपेयर करो, दिस इज अ स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एंड स्क्वायर प्लेन की स्प्लिटिंग कितनी बढ़ चुकी है, विजिबली दिख रहा है ना डिफरेंस। सो लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो स्क्वायर प्लेन की स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से काफी ज्यादा है। ये आपको एमसीक्यू बन के आ सकता है कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में वैसे स्क्वायर प्लेनर आता नहीं है, अगर बनेगा भी तो यही आएगा, किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल की या स्क्वायर प्लेनर की? किसकी ज्यादा आई है, हमारी स्क्वायर प्लेनर की। दैट्स इट। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल के लिए सभी को करनी जरूरी है फॉर ऑल द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, पीएससीबी, सीबीएसई, आईसीएसई एंड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव्स, ठीक है, चाहे एंट्रेंस है चाहे आपका नीट जेईई है, तो उसके लिए टेट्राहेड्रल करनी ही करनी है। टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि जो 4 लिगेंड्स आते हैं, 4 लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, कहां आते हैं? ऑक्टाहेड्रल में क्या था, लिगेंड कहां से आ रहा था, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर से। अब लिगेंड कहां से आएगा, बिटवीन द एक्सिस, कहां से आएगा लिगेंड? सो टेट्राहेड्रल में हमारा मेन डिफरेंस यही आता है कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस नहीं आता। एक्सिस कौन सी, एक्स वाई जेड। ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में ऐसे सीधा डायरेक्ट अलोंग द एक्सिस आया था, बट टेट्राहेड्रल में कहां आएगा, साइडों से आएगा। सो 4 लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। तो अब सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। बिटवीन द एक्सिस कौन से 3 ऑर्बिटल्स हैं बिटवीन द एक्सिस वाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। में तीनों ऑर्बिटल जो आपको पांचों के पांचों ऑर्बिटल दोबारा शो कर देती हूँ, ये रहे हमारे 5 ऑर्बिटल जो मैंने ऑक्टाहेड्रल में देखे थे, ठीक है, ये रहे हमारे बिटवीन द एक्सिस वाले 3। अब लिगेंड यहां से आ रहा है इधर से, तो इन तीनों में क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड इधर से आ रहा है, ठीक है, अगर लिगेंड इधर से आएगा देन देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन, ठीक है। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में होती है यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन। जिनमें रिपल्शन होगी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अप। सो यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी हो जाती है अप, बट इन दोनों में क्योंकि डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होती क्योंकि लिगेंड इधर से आ रहा है, बट ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है, ये इनकी शेप ऐसी है, अलोंग द एक्सिस है, तो इनमें रिपल्शन कम होती है। तो आपको सिंपली यही याद रखना है कि टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है जो ऑक्टाहेड्रल में है। सो ये देखिए यहाँ पर आई विल शो यू द स्प्लिटिंग, ये रही टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। एंड टेट्राहेड्रल में ये जो स्प्लिटिंग है दिस इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन सा था, T2G। यहाँ पर बस G नहीं लिखना क्योंकि ये सिमेट्री वाला होता है, ये रिमूव हो जाता है हमारा G। तो यहाँ पर ऊपर कौन चला जाएगा, T2, एंड नीचे कौन आ जाएगा, E। सेम ऑपोजिट हो गया ना, बिल्कुल रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल का। वहां नीचे T2 था, यहाँ ऊपर T2 चला गया।
वहां ऊपर ई था, यहाँ ई नीचे आ गया। T2 वाले तीन ऑर्बिटल कौन से हैं, dxy, dyz एंड dzx, वो ऊपर चले गए क्योंकि उनमें डायरेक्ट रिपल्शन हो रही है। एंड ई वाले कौन से थे, dx2 y2 एंड dz2, वो नीचे आ गए। ठीक है, समझ आ गया। वहां हमारा ऊपर वाला कितना ऊपर जाता था, 3/5, तो यहाँ ऑपोजिट हो गया, यहाँ ऊपर वाला कितना ऊपर गया, 2/5, 2/5 मीन्स 0.4। एंड नीचे वाला कितना नीचे आया, वहां कितना होता था 0.4, अब यहाँ कितना हो जाएगा -0.6। समझ में आ गया बच्चे। सो एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। जो आपने ऑक्टाहेड्रल का पढ़ा है कि जी नीचे T2G आता है, ऊपर EG आता है, उसको उल्टा कर दो। अब नीचे कौन ले आओ, E, G नहीं लिखना बस, क्योंकि G जो हमारा होता है गेराडे, ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द सिमेट्री, वो टर्म हमारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारा E, ऊपर कौन चला गया, T2। T2 मतलब ट्रिपली डिजनरेट। T2 में कौन कौन से लेवल थे, ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे, dxy, dyz एंड dzx। एंड नीचे E में कौन कौन से थे, dx2, y2 एंड dz2। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ठीक है, वहां ऊपर वाला कितना ऊपर था, बैरी सेंटर से 0.6, तो यहाँ ये 0.6 नीचे आ गया। वहां नीचे वाला कितना था, -0.4, अब वो नीचे आके -0.6 बन गया। समझ में आ गया। ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ लीगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस। नो लीगेंड डायरेक्टली, कोई भी लीगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा। सो स्प्लिटिंग पैटर्न इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है दैट इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल का मतलब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी लेस। ऑक्टाहेड्रल की मान लीजिए इतनी है, तो टेट्राहेड्रल की सिर्फ इतनी है। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग इज वेरी लेस देन ऑक्टाहेड्रल। अगर स्प्लिटिंग कम है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे E है, ऊपर T2 है, यही है ना टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये कम है स्प्लिटिंग, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए ना। थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है ना। अब मुझे आप लोग बताइए कि थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे रुकेगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके पहले सोचेंगे, देन दे विल नो द आंसर। ये यहाँ पर बैठे हैं, दे विल गिव मी द आंसर राइट नाउ। कि आप लोग को क्या लग रहा है, दिस स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी लेस, मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इस लेस स्प्लिटिंग में ऊपर जाएगा या नीचे ही बैठ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस कम है, ऊपर जाएगा। मतलब पेयरिंग क्या होगी, डजंट अक्कर, पेयरिंग होगी ही नहीं। अगर पेयरिंग नहीं हो रही, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन प्रेफर कर रहे हैं ऊपर जाना, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन कौन सा बनाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आप इसका आंसर क्या लिख के आओगे, बिकॉज इसमें जो स्प्लिटिंग है दैट इज 4/9 ऑफ octahedral, यानी कि splitting is very very less, so the pairing doesn't occur and is always form high spin complexes। अगर आप इतना सा भी लिखाते हो, आपका आंसर में ये 1 वर्ड में आप प्रूफ कर देते हो कि आपने अपना आंसर कि टेट्राहेड्रल हाई स्पिन क्यों बनाता है। आपको भी क्लियर हो गया। सो आप ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसको क्वेश्चन की देयरफॉर की जगह क्वेश्चन लिख लेना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन क्यों बनाता है। बाकी ये मैं सारे क्वेश्चंस जो है, मैं जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तो उसके एंड में क्वेश्चन की क्लास लगाऊंगी 2-3 डेज, जिसमें हम सारे के सारे PYQs डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स, सो आपको क्लियर हो जाए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक तो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तब रिवाइज हो जाएगी, एक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं थ्रू द क्वेश्चन फॉर्म। समझ आ गया टेट्राहेड्रल का। सो टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा कि एक तो क्या है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। नीचे कौन सा लेवल आ गया, E, ऊपर कौन सा चला गया, T2। T2 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर वाले में 3, नीचे कौन से हैं 2। नीचे अब कौन से वाले आगे हैं, dx2, y2 एंड dz2। ऊपर कौन से चले गए हैं, dxy, yz एंड dzx, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे। एंड जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल की वो ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल से या कम है, स्प्लिटिंग कम है। अगर कम है देन द ऑलवेज पेयरिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी दे विल ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कितनी है ऑक्टाहेड्रल से, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इतना क्लियर है बच्चे। हाँ जी, सो यहाँ पर हमें टेट्राहेड्रल का सारा समझ आ गया कि टेट्राहेड्रल जो है उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, अब हमारा आ गया यहाँ पर ना एक MCQ बन सकता है इसमें से। ठीक है,
कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं डेल्टा नॉट को, ठीक है, या मतलब डेल्टा को, क्रिस्टल स्प्लिटिंग को, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। किस पे डिपेंड करता है? जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा हमारी स्प्लिटिंग। जैसे कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन आता है कि Fe3 और Fe2 में से किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, Fe3 की, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना वो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा तो नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट किया, अगर नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट किया तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा। सो यहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी कि Fe3 और Fe2 में से किसकी ज्यादा है स्प्लिटिंग, Fe3 की। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल कॉपर 2 और कॉपर 1 किसकी ज्यादा है स्प्लिटिंग, कॉपर 2 जिसपे चार्ज ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा। CO3 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव किसकी ज्यादा है स्प्लिटिंग, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसपे चार्ज ज्यादा उतना वो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन मीन्स मेटल आयन 3D का है, 4D वाला है, 5D वाला है, किसका है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि निकल इज 3D सीरीज यानी कि ट्रांजिशन मेटल, थर्ड मतलब फर्स्ट सीरीज है। पैलेडियम सेकेंड सीरीज का है, एंड नेक्स्ट कौन सा आ गया, प्लैटिनम। बाय डिफॉल्ट ही जो नीचे वाले हैं ना उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, 3D से 4D वाले की ज्यादा है एंड 4D वाले से 5D वाले की ज्यादा, ठीक है। सो आपने डी ब्लॉक की 3 सीरीज पढ़ी है ना, तीनों में से हम बात करेंगे अगर, तो हमारी पहले जो फर्स्ट सीरीज है उससे ज्यादा सेकेंड सीरीज की स्प्लिटिंग, उससे ज्यादा थर्ड सीरीज की स्प्लिटिंग होती है। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ कि कौन कौन सी मैं यहाँ पर सीरीज की बात कर रही हूँ। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नीचे वाली सीरीज से आ रहा है ना तो नीचे वाले सीरीज की स्प्लिटिंग विल बी ग्रेटर देन द ऊपर वाली सीरीज, ठीक है। सो जैसे कि मैंने ये वाली एग्जांपल ली निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम की, किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, प्लैटिनम की, फिर पैलेडियम, फिर निकल। तो अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए रिहीनियम की ज्यादा है, टेक्नीशियम की ज्यादा है या मैंगनीज की, मैं आपको शो कर रही हूँ, तो क्या आंसर दोगे, रिहीनियम, फिर टेक्नीशियम, फिर मैंगनीज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें इतनी सीरीज तो याद ही नहीं जी, आपको पहली याद है सबको, मैंने तो बच्चों को सेकंड वाली भी कराई थी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं आपको, ज्यादा निकल पीडी पीटी का ही पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले निकल है, फिर पैलेडियम, फिर प्लैटिनम। अगर आपको फर्स्ट याद है, आपको पता है कि ये फर्स्ट सीरीज का है, इसकी स्प्लिटिंग सबसे कम, जो भी नेक्स्ट वाला होगा वो सेकंड या थर्ड का ही होगा, उसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। सो आप यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हो। समझ में आ गया बच्चे? सो सेकंड पॉइंट वाज कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है हमारी नेचर ऑफ मेटल आयन पे डिपेंड करती है कि 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर प्लेनर मैंने पहले ही बताया है कि ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। वैसे सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। अगर किसी बच्चे को इंक्लूड करना हो तो यहाँ पर लिख सकता है वो बच्चा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्क्वायर प्लेनर की, इससे भी ज्यादा होगी। फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर एंड में कौन सा आता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड का आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा करेंगे एंड वीक वालों की स्प्लिटिंग कम होगी। समझ में आ गया बच्चे? सो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आप नोटिस किया आपने कि कौन सी वाले की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, जिसपे चार्ज क्या होगा, ज्यादा। नेचर ऑफ मेटल आयन में कौन सी स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D सीरीज, 5D सीरीज। ज्योमेट्री वाली किसकी ज्यादा होती है, स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। एंड नेचर ऑफ लिगेंड में हमने किसकी बात की, स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, फिर कौन से वाले करते हैं, हमारे वीक वाले कम करते हैं। सो ये जो टॉपिक है ना कलर ऑफ जेमस्टोन, इसमें से कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जेमस्टोन्स हैं उसका कलर जो आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से आता है, जैसे कि रूबी जो है उसमें क्रोमियम होता है, उसमें कलर कौन सा आता है, रेड। ये वही बच्चे याद कर लें जिन्होंने देना है नीट या जे, ठीक है। सो वो ये याद कर लेंगे कि रूबी में कौन सा होता है, क्रोमियम, टॉपर्स में कौन सा होता है, Fe3 पॉजिटिव, एमराल्ड में कौन सा होता है, Cr3 पॉजिटिव, एंड सो ऑन।
समझ आ गया बच्चे? तो अगर आपको नीट या जेई नहीं देना तो आप इसको स्किप कर दो। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी आपका कलर आता है किसी भी जेमस्टोन का, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। जो भी हीरे मोती हैं, जो जेमस्टोन्स हैं, ठीक है, उनका कलर किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद हमारी आ जाती हैं क्रिस्टोफिल थ्योरी की लिमिटेशंस, ठीक है, मतलब क्रिस्टोफिल थ्योरी हमारी सारी खत्म हो रही है। लिमिटेशन क्या है? इसने क्या कंसिडर किया कि लिगेंड एंड मेटल में क्या माना था इसने? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड माना था? यानी कि लिगेंड को सिर्फ पॉइंट चार्जेस माना। पॉइंट चार्जेस मतलब पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना, ठीक है। सेकेंड उसने आयनिक बॉन्ड माना, वो तो है ही नहीं है। थर्ड इज कोवलेंट कैरेक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाई, मतलब बता ही नहीं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्यों है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात ही नहीं की इसने। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बारे नहीं बताया जी, ये वीक क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, कुछ भी नहीं बताया इसने। कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ी दी है कि वाई CO इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज पाई बॉन्डिंग जो है, जो हम मेटल कार्बोनिल्स में डिस्कस करेंगे, इसने कुछ बात नहीं की। एंड फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिटेल्स एक्यूरेटली। स्पेक्ट्रा आता है हमें हर मॉलिक्यूल का, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं, वो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। बट ये सब कुछ क्रिस्टोफिल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लिमिटेशंस कभी भी एग्जाम में नहीं आती, ठीक, बट व्हाट आर द लिमिटेशंस कभी भी नहीं आता। हम सिर्फ इसको समझते हैं सो दैट हमें नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करना इजी रहे कि हम नेक्स्ट वाला क्यों कर रहे हैं, ये फेल क्यों हुआ। सो मेन तो यही था, इसने बॉन्ड को क्या माना था? आयनिक माना इसने बॉन्ड को। और क्या इसने माना? लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस माना, ठीक है। स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नहीं बताया। तो ये कुछ लिमिटेशन थी क्रिस्टोफिल थ्योरी की। सो इसके साथ ही हमारी क्रिस्टोफिल थ्योरी जो है खत्म हो जाती है। तो अगर इसको मैं सम अप करूं तो हमने क्या देखा कि ऑक्टाहेड्रल में कौन से दो लेवल आते हैं? T2G एंड T2G कौन सा लेवल है? लोअर, एंड EG कौन सा है? टेट्राहेड्रल में कौन से आते हैं? E एंड T2। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, E नीचे एंड T2 ऊपर, ठीक है। एंड अगर डेल्टा नोट आपकी ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है? लो स्पिन। डेल्टा नोट ज्यादा मतलब लिगेंड ऊपर, जो भी इलेक्ट्रॉन है ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही बैठ जाएगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर डेल्टा नोट कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा जंप करके, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड कौन कौन से हैं? कुछ जो हम याद कर सकते हैं, NH3En, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड CO। वीक कौन कौन से हैं? आयोडीन मतलब आयोडिडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो एंड वाटर। कलर क्यों आता है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। एंड क्रिस्टोफिल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, स्टेबिलिटी, टेट्राहेड्रल की कितनी होती है स्प्लिटिंग? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एंड स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, एंड वो हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? लो स्पिन, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है। एंड टेट्राहेड्रल हमेशा क्या बनाते हैं? हाई स्पिन। सो दिस इज इट अबाउट क्रिस्टोफिल थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू वांट द full notes of class +1 and +2 for your entrance for any exam that you are preparing, you can join a Telegram channel too. So thank you so much.